लड़का वैसे ही खड़ा रहा। कुछ दिन पहले इस देश में यह शोर मचा था कि अपढ़ आदमी बिना सींग पूंछ का जानवर होता है। उस हल्ले में अपढ़ आदमियों के बहुत से लड़कों ने देहात में हल और कुदालें छोड़ दी और स्कूलों पर हमला बोल दिया। हजारों की तादाद में आए हुए ये लड़के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की को बुरी तरह से घेरे हुए थे। शिक्षा के मैदान में भब्बड़ मचा हुआ था। अब कोई यह प्रचार करता हुआ नहीं दिख पड़ता था कि अपढ़ आदमी जानवर की तरह है, बल्कि दबी जबान से यह कहा जाने लगा था कि ऊंची तालीम उन्हीं को लेनी चाहिए जो उसके लायक हों। इसके लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इस तरह से घुमा फिराकर इन देहाती लड़कों को फिर से हल की मूठ पकड़ाकर खेत में छोड़ देने की राय दी जा रही थी। पर हर साल फेल होकर, दर्जे में सब तरह की डांट फटकार झेल कर और खेती की महिमा पर नेताओं की निर्झरपंथी व्याख्यान सुनकर भी वे लड़के हल और कुदाल की दुनिया में वापस जाने को तैयार न थे। वे कन खजूरे की तरह स्कूल से चिपके हुए थे और किसी भी कीमत पर उससे चिपके रहना चाहते थे। घोड़े के मुंह वाला यह लड़का भी इसी भीड़ का एक अंग था। दर्जे में उसे घुमा फिराकर रोज रोज बताया जाता था कि जाओ बेटा, जा कर अपनी भैंस दूहो और बैलों की पूंछ उमेटो। शेली और किट्स तुम्हारे लिए नहीं हैं। पर बेटा अपने बाप से कई शताब्दी आगे निकल चुका था और इन इशारों को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसका बाप आज भी अपने बैलों के लिए 12वीं शताब्दी में प्रचलित गणासे से चारा काटता था। उस वक्त लड़का एक मटमैली किताब में अपना घोड़े जैसा मुंह छिपाकर 20वीं शताब्दी के कलकत्ते की रंगीन रातों पर गौर करता रहता था। इस हालत में वह कोई परिवर्तन झेलने को तैयार न था, इसलिए वह मेटाफर का मतलब नहीं बता सकता था और न अपने मुंह की बनावट पर बहस करना चाहता था। कॉलेज के हर औसत विद्यार्थी की तरह यह लड़का भी पोशाक के मामले में बेतकल्लुफ था। इस वक्त वह नंगे पांव एक ऐसे धारीदार कपड़े का मैला पायजामा पहने हुए था जिसे शहर वाले प्रायः स्लीपिंग सूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह गहरे कत्थई रंग की मोटी कमीज पहने था जिसके बटन टूटे थे, सिर पर रूखे और कड़े बाल थे, चेहरा बिना धुला हुआ और आंखें गिचपिची थीं। देखते ही लगता था यह किसी प्रोपेगेंडा के चक्कर में फंसकर कॉलेज की ओर भाग आया है। लड़के के पिछले साल किसी सस्ती पत्रिका से एक प्रेम कथा नकल करके अपने नाम से कॉलेज की पत्रिका में छपा दी थी। खन्ना मास्टर उसकी इसी ख्याति पर कीचड़ उछाल रहे थे। उन्होंने आवाज़ बदलकर कहा, कहानीकार जी, कुछ बोलिए तो, मेटाफर क्या चीज़ होती है? लड़के ने अपनी जांघें खुजलानी शुरू कर दी। मुंह को कई बार टेढ़ा मेढ़ा करके वह आखिर में बोला, जैसे महादेवी जी की कविता में वेदना का मेटाफर आता है। खन्ना मास्टर ने कड़क कर कहा, शट अप, यह अंग्रेजी का क्लास है। लड़के ने जांघें खुजलानी बंद कर दी। वे खाकी पतलून और नीले रंग का बुशर्ट पहने थे और आंखों पर सिर्फ चुस्त दिखने के लिए काला चश्मा लगाए थे। कुर्सी के पास से निकलकर वे मेज के आगे आ गए। अपने कूल्हे का एक संक्षिप्त भाग उन्होंने मेज से टिका लिया। लड़के को वे कुछ और कहने जा रहे थे, तभी उन्होंने क्लास के पिछले दरवाजे पर प्रिंसिपल साहब को घूरते हुए पाया। उन्हें बरामदे में खड़े हुए क्लर्क का कंधा भर दिख पड़ा। वे मेज का सहारा छोड़कर सीधे खड़े हो गए और बोले, जी, शेली की एक कविता पढ़ा रहा था। प्रिंसिपल ने एक शब्द पर दूसरा शब्द लुढ़काते हुए तेजी से कहा, पर आपकी बात सुन कौन रहा है? ये लोग तो तस्वीरें देख रहे हैं। वे कमरे के अंदर आ गए। बारी बारी से दो लड़कों की पीठ में उन्होंने अपना बेंत चुभोया। वे उठकर खड़े हो गए।
एक गंदे पायजामे, बुशर्ट और तेल बहाते हुए बाहों वाला चिकटदार लड़का था। दूसरा घुटे सिर कमीज और अंडरवियर पहने हुए पहलवानी धज का। प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा, यही पढ़ाया जा रहा है? झुककर उन्होंने पहले लड़के की कुर्सी से एक पत्रिका उठा ली। यह सिनेमा का साहित्य था। एक पन्ना खोलकर उन्होंने हवा में घुमाया। लड़कों ने देखा किसी विलायती औरत के उरोज तस्वीर में फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने पत्रिका जमीन पर फेंक दी और चीख कर अवधि में बोले, यह पढ़ ही रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। महादेवी की वेदना का प्रेमी मौका ताककर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने क्लास के एक छोर से दूसरे छोर पर खड़े हुए खन्ना मास्टर को ललकार कर कहा, आपके दर्जे में डिसिप्लिन की यह हालत है? लड़के सिनेमा की पत्रिकाएं पढ़ते हैं और आप इसी बूते पर जोर डलवा रहे हैं कि आपको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए। इसी तमीज से वाइस प्रिंसिपल ही कीजिएगा। भैया, यह हाल रहो तो वाइस प्रिंसिपल ही तो अपने घर रही। 4 साल की जुलाई माँ डगर डगर घूम्यो। कहते कहते अवधि के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा उनके शरीर में एक ओर से घुसकर दूसरी ओर से निकल गई। वे फिर खड़ी बोली पर आ गए। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? असली बात है डिसिप्लिन, समझे मास्टर साहब? यह कहकर प्रिंसिपल उमर खयाम के हीरो की तरह मैं पानी जैसा आया था और आंधी जैसा जाता हूँ की अदा से चल दिए। पीठ पीछे उन्हें खन्ना मास्टर की भुनभुनाहट सुनाई दी। वे कॉलेज के फाटक से बाहर निकले। सड़क पर पतलून कमीज पहने हुए एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। साइकिल पर था। पास से आते जाते उन्होंने प्रिंसिपल साहब की ओर और प्रिंसिपल साहब ने उसे सलाम किया। उसके निकल जाने पर क्लर्क ने पूछा, यह कौन चिड़ी मार है? मलेरिया इंस्पेक्टर है, नया आया है, बीडीओ का भांजा लगता है, बड़ा फितरती है। मैं कुछ बोलता नहीं, सोचता हूँ कभी काम आएगा, कभी काम आएगा। क्लर्क ने कहा, आजकल ऐसे ही चिड़ीमारों से काम बनता है। कोई शरीफ आदमी तो कुछ करके देता नहीं। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप सड़क पर चलते रहे। प्रिंसिपल ने अपनी बात फिर से शुरू की, हर आदमी से मेल जोल रखना जरूरी है। इस कॉलेज के पीछे गधे तक को बाप कहना पड़ता है। क्लर्क ने कहा, सो तो देख रहा हूँ, दिन भर आपको यही करते बीतता है। वे बोले, बताइए, मुझसे पहले भी यहाँ 5 प्रिंसिपल रह चुके हैं, कौनों बनवाए पावा इतनी बड़ी पक्की इमारत? वे प्रकृतिस्थ हुए। यहाँ सामुदायिक केंद्र बनवाना मेरा ही बूता था, है कि नहीं? क्लर्क ने सर हिलाकर हाँ कहा। थोड़ी देर में वे चिंतापूर्वक बोले, मैं फिर इसी टिप्पस में हूँ कि कोई चंडूल फंसे तो इमारत के एकाध ब्लॉक और बनवा डाले जाएं। क्लर्क चुपचाप साफ साफ चलता रहा। अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल साहब भी रुक गए। क्लर्क बोला, 2 इमारतें बनवाने वाली हैं। प्रिंसिपल ने उत्साह से गर्दन उठाकर कहा, कहाँ? एक तो अछूतों के लिए चमड़ा कमाने की इमारत बनेगी, घोड़ा डॉक्टर बता रहा था। दूसरे अस्पताल के लिए हैजे का वार्ड बनेगा। वहाँ जमीन की कमी है। कॉलेज ही के आसपास टिप्पस से ये इमारतें बनवा लें, फिर धीरे से हथिया लेंगे। प्रिंसिपल साहब निराशा से सांस छोड़कर आगे चल पड़े। कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था इनमें टिप्पस नहीं बैठेगा। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। सड़क के किनारे एक आदमी 2-4 मजदूरों को इकट्ठा करके उन पर बिगड़ रहा था। प्रिंसिपल साहब उनके पास खड़े हो गए। 2-4 मिनट उन्होंने समझने की कोशिश की कि वह आदमी क्यों बिगड़ रहा है। मजदूर गिड़गिड़ा रहे हैं। प्रिंसिपल ने समझ लिया कि कोई खास बात नहीं है। मजदूर और ठेकेदार सिर्फ अपने रोज रोज के
तरीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं और बातचीत में चीज पैदा हो गई है। उन्होंने आगे बढ़कर मजदूरों से कहा, जाओ रे, अपना अपना काम करो। ठेकेदार साहब से धोखाधड़ी की तो जूता पड़ेगा। मजदूरों ने प्रिंसिपल साहब की ओर कृतज्ञता से देखा। फुर्सत पाकर वे अपने अपने काम में लग गए। ठेकेदार प्रिंसिपल से आत्मीयता के साथ कहा, सब बेईमान हैं, जरा सी आंख लग जाए तो कान का मैल तक निकाल ले जाएं। ड्योढ़ी मजदूरी मांगते हैं और काम का नाम सुनकर कांखने लगते हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा, सब तरफ यही हाल है, हमारे यहाँ ही लीजिए। कोई मास्टर पढ़ाना थोड़े ही चाहता है, पीछे पड़ा रहता हूँ तब कहीं। वह आदमी ठठा कर हंसा, बोला, मुझे क्या बताते हैं, यही करता रहता हूँ, सब जानता हूँ। रुक कर उसने पूछा, इधर कहाँ जा रहे थे? इसका जवाब क्लर्क ने दिया, वैद्य जी के यहाँ, चेकों पर दस्तखत करना है, करा लाइए। उसने प्रिंसिपल को खिसकने का इशारा दिया। जब वे चल दिए तो उसने पूछा, और क्या हालचाल है? प्रिंसिपल रुक गए, बोले, ठीक ही है, वही खन्ना वन्ना लिबिर लिबिर कर रहे हैं। आप लोगों के और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते घूम रहे हैं। उसने जोर से कहा, आप फिक्र न कीजिए, ठाठ से प्रिंसिपली किए जाइए। उनको बता दीजिए कि प्रोपेगेंडा का जवाब है डंडा। कह दीजिए कि यह शिवपालगंज है, ऊंचा नीचा देख कर चलें। प्रिंसिपल साहब अब आगे बढ़ गए तो क्लर्क बोला, ठेकेदार साहब को भी कॉलेज कमेटी का मेंबर बनवा लीजिए, काम आएंगे। प्रिंसिपल साहब सोचते रहे। क्लर्क ने कहा, 4 साल पहले की तारीख में संरक्षक वाली रसीद काट देंगे। प्रबंधक कमेटी में भी इनका होना जरूरी है, तब ठीक रहेगा। प्रिंसिपल साहब ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। कुछ रुककर बोले, वैद्य जी से बात की जाएगी, ये ऊंची पॉलिटिक्स की बातें हैं, हमारे तुम्हारे कहने से क्या होगा। एक दूसरा आदमी साइकिल पर जाता हुआ दिखा। उसे उतरने का इशारा करके प्रिंसिपल साहब ने कहा, नंदापुर में चेचक फैल रही है और आप यहाँ झोला दबाए हुए शायरी कर रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर पूछा, कब से? मुझे तो कोई इत्तिला नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने भौहें टेढ़ी करके कहा, तुम्हें शहर से फुर्सत मिले तब तो इत्तिला हो। चुपचाप वहाँ जाकर टीके लगाओ, नहीं तो शिकायत हो जाएगी, कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे। यह टेरिलिन की बुशर्ट रखी रह जाएगी। वह आदमी घिघियाता हुआ आगे बढ़ता गया। प्रिंसिपल साहब क्लर्क से बोले, ये यहाँ पब्लिक हेल्थ के एडीओ हैं, जिसके दम में अफसर जुड़ गया, समझ लो अपने को अफलातून समझने लगा। ये भी न जाने अपने को क्या लगाते हैं, राह से निकल जाते हैं, पहचानते तक नहीं। मैंने भी सोचा बेटा को झाड़ दिया जाए। क्लर्क ने कहा, मैं जानता हूँ, यह भी एक ही चिड़ी मार है। कुछ घूरे घूरों से भी बदतर कुछ दुकानें, तहसील, थाना, ताड़ी घर, विकास खंड का दफ्तर, शराब खाना, कॉलेज, सड़क से निकलकर जाने वाले को लगभग इतना ही दिखाई देता था। कुछ दूर आगे एक घनी अमराई में बनी हुई एक कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। उसकी पीठ सड़क की ओर थी। उसका दरवाज़ा, जिसमें किवाड़ नहीं थे, जंगल की ओर था। बरसात के दिनों में हलवाहे पेड़ों के नीचे से हटकर इस कोठरी में जुआ खेलते। बाकी दिनों वह खाली पड़ी रहती। जब वह खाली रहती तब भी लोग उसे खाली नहीं रहने देते थे और नर नारीगण मौका देखकर उसका मनपसंद इस्तेमाल करते थे। शिवपालगंज में इस कोठरी के लिए जो नाम दिया गया था वह हेनरी मिलर को भी चौंका देने के लिए काफ़ी था। उसमें ठंडा पानी मिलाकर
कॉलेज के एक मास्टर ने उसका नाम प्रेम भवन रख दिया था। घूरों और प्रेम भवन के बीच पड़ने वाले सड़क के इस हिस्से को शिवपालगंज का किनारा भर मिलता था। ठेठ शिवपालगंज दूसरी ओर सड़क छोड़कर था। असली शिवपालगंज वैद्य जी की बैठक में था। बैठक तक पहुंचने के लिए गलियारे में उतरना पड़ता था। उसके दोनों किनारों पर छप्पर के बेतरतीब उबड़ खाबड़ मकान थे। उनके बाहरी चबूतरे बढ़ा लिए गए थे और वे गलियारे पर हावी थे। उन्हें देखकर इस फिलॉसफी का पता चलता था कि अपनी सीमा के आसपास जहाँ भी खाली जमीन मिले वहीं आंख बचाकर 2-4 हाथ जमीन घेर लेनी चाहिए। अचानक यह गलियारा एक मैदान में खो जाता था। उसमें नीम के 3-4 पेड़ लगे थे। जिस तरह वे पनप रहे थे उससे साबित होता था कि वे वन महोत्सवों के पहले लगाए गए हैं। वे किसी नेता या अफसर के छूने से बच गए हैं और उन्हें वृक्षारोपण और कैमरा क्लिकन की रस्मों से बख्श दिया गया है। इस हरे भरे इलाके में एक मकान ने मैदान की एक की पूरी दिशा को कुछ इस तरह घेर लिया था कि उधर से आगे जाना मुश्किल था। मकान वैद्य जी का था। उसका अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब से काफ़ी रोबदार था। पीछे की तरफ दीवारें कच्ची थीं और उसके पीछे शुबहा होता था घूरे पड़े होंगे। झिलमिलाते हवाई अड्डों और लकलकाते होटलों की मार्फत जैसा सिंबॉलिक माइनाइजेशन इस देश में हो रहा है उसका असर इस मकान की वास्तुकला में भी उतर आया था और उससे साबित होता था कि दिल्ली से लेकर शिवपालगंज तक काम करने वाली देसी बुद्धि सब जगह एक सी है। मकान का अगला हिस्सा जिसमें चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा था, बैठक के नाम से मशहूर था। ईंट गारा ढोने वाला मजदूर भी जानता था कि बैठक का मतलब ईंट और गारे की बनी हुई इमारत भर नहीं है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन आज मकानों के नहीं ताकतों के नाम है। थाने से लौटकर रुप्पन बाबू ने दरबारे आम यानी बरामदे में भीड़ लगी देखी। उनके कदम तेज हो गए, धोती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए हैं। रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपये ऐंठ लिए हैं। एक दुबला पतला आदमी गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बैठा था। नवंबर का महीना था और शाम को काफ़ी ठंडक हो चली थी, पर वह बनियान में काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। उसका नाम मंगल था, पर लोग उसे सनीचर कहते थे। उसके बाल पकने लगे थे और आगे के दांत गिर गए थे। उसका पेशा वैद्य जी की बैठक पर बैठे रहना था। वह ज़्यादातर अंडरवियर ही पहनता था। उसे आज बनियान पहने हुए देखकर रुप्पन बाबू समझ गए कि सनीचर फॉर्मल होना चाहता है। उसने रुप्पन बाबू को एक सांस में रंगनाथ की मुसीबत बता दी और अपनी नंगी जांघों पर तबले के कुछ मुश्किल बोल निकालते हुए ललकार कर कहा, बद्री भैया होते तो मजा आ जाता। रुप्पन बाबू रंगनाथ से छूटते ही बोले, तुमने अच्छा ही किया रंगनाथ दादा, 2 रुपया देकर झगड़ा साफ किया। जरा सी बात पर खून खराबा करना ठीक नहीं। रंगनाथ रुप्पन बाबू से 1.5 साल बाद मिल रहा था। रुप्पन बाबू की गंभीरता को दिन भर की सबसे दिलचस्प घटना मानते हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो मारपीट पर उतर आया था, बाद में कुछ सोचकर रुक गया। रुप्पन बाबू ने मारपीट के विशेषज्ञ की हैसियत से हाथ उठाकर कहा, तुमने ठीक ही किया। ऐसे ही झगड़ों से स्टूडेंट कम्युनिटी बदनाम होती है। रंगनाथ ने अब उन्हें ध्यान से देखा। कंधे पर टिकी हुई धोती का छोर, ताज़ा खाया हुआ पान,
बालों में पड़ा हुआ कई लीटर तेल, स्थानीय गुंडागिरी के किसी भी स्टैंडर्ड से वे होनहार लग रहे थे। रंगनाथ ने बात बदलने की कोशिश की। पूछा, बद्री दादा कहाँ हैं? दिखे नहीं। सनीचर ने अपने अंडरवियर को झाड़ना शुरू किया, जैसे कुछ चींटियों को देख बेदखल करना चाहता हो। साथ ही भौहें सिकोड़कर बोला, मुझे भी बद्री भैया याद आ रहे हैं, वे होते तो अब तक। बद्री दादा हैं कहाँ? रंगनाथ ने उधर ध्यान न देकर रुप्पन बाबू से पूछा। रुप्पन बाबू बेरुखी से बोले, सनीचर बता तो रहा है, मुझसे पूछ कर तो गए नहीं हैं। कहीं गए हैं, बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, कल परसों अतरसों तक आ ही जाएंगे। उनकी बात से पता चलना मुश्किल था कि बद्री उनके सगे भाई हैं और उनके साथ एक ही घर में रहते हैं। रंगनाथ ने जोर से सांस खींची। सनीचर ने फर्श पर बैठे बैठे अपनी टांगें फैला दी। जिस्म के जिस हिस्से से बाईं टांग निकलती है, वहां उसने खाल का एक टुकड़ा चुटकी में दबा ली। दबाते ही उसकी आंखें मुद गईं और चेहरे पर तृप्ति और संतोष का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे चुटकी मसलते हुए उसने भेड़िए की तरह मुंह फैलाकर जम्भाई ली। फिर ऊँघती हुई आवाज में कहा, रंगनाथ भैया शहर से आए हैं। उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कोई किसी गंजहा से 2 रुपए तो क्या, 2 कौड़ी भी ऐंठ ले तो जाने। गंजहा शब्द रंगनाथ के लिए नया नहीं था। यह एक तकनीकी शब्द था जिसे शिवपालगंज के रहने वाले अपने लिए सम्मान सूचक पद की तरह इस्तेमाल करते थे। आसपास के गांव में भी बहुत से शांति के पुजारी मौका पड़ने पर धीरे से कहते, तुम उसके मुंह न लगो, तुम जानते नहीं हो, यह साला गंजहा है। फर्श पर वहीं एक 14-15 साल का लड़का भी बैठा था। देखते ही लगता था वह शिक्षा प्रसार के चकमे में नहीं आया है। सनीचर की बात सुनकर उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, शरारती लड़के बड़े सीधे होते हैं, कोई मुझसे रुपया मांगकर देखता तो। कहकर उसने हाथ को एक दायरे के भीतर हवा में घुमाना शुरू किया। लगा किसी लॉरी में एक लंबा हैंडल डालकर वह उसे बड़ी मेहनत से स्टार्ट करने जा रहा है। लोग हंसने लगे, पर रुप्पन बाबू गंभीर बने रहे। उन्होंने रंगनाथ से पूछा, तो तुमने ड्राइवर को रुपए अपनी मर्जी से दिए थे या उसने धमका कर छीन लिए थे? रंगनाथ ने यह सवाल अनसुना कर दिया और इसके जवाब में एक दूसरा सवाल किया, अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो रुप्पन? उनकी शक्ल से लगा कि उन्हें यह सवाल पसंद नहीं है। वे बोले, 10th क्लास में हूँ। तुम कहोगे कि उसमें तो मैं 2 साल पहले भी था, पर मुझे तो शिवपालगंज में इस क्लास के बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ पड़ता। तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े नेता यही कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। फिर तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते, लुच्चों और शोहदों का अड्डा है। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स भिड़ाते हैं। दिन रात पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं कि यह करो वह करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। यहाँ भला कोई इम्तहान में पास हो सकता है? हैं एक कुछ बेशर्म लड़के भी जो कभी कभी इम्तहान पास कर लेते हैं, पर उससे। कमरे में अंदर वैद्य जी मरीजों को दवा दे रहे थे। अचानक वे कहीं से बोले, शांत रहो रुप्पन, इस कुव्यवस्था का अंत होने ही वाला है। जान पड़ा कि आकाशवाणी हो रही है। घबराओ नहीं वसुदेव, कंस का काल पैदा होने ही वाला है। रुप्पन बाबू शांत हो गए। रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह करके जोर से पूछा, मामा जी, आपका इस कॉलेज से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? कमरे में वैद्य जी की हंसी बड़े जोर से गूंजी। तुम जानना चाहते हो कि मेरा इस कॉलेज से क्या संबंध है? रुप्पन
रंगनाथ की जिज्ञासा शांत करो। रुपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं, मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पड़ते हुए उन्होंने फिर कहा, ऐसा मैनेजर पूरे मुल्क में न मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे हैं और हरामी के लिए खानदानी हरामी। रंगनाथ ने यह सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ कुछ कहने की गरज से बोला, और कोऑपरेटिव यूनियन से क्या हाल है? मामा जी, उसके भी तो कुछ थे नहीं। रुपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हैं और रहेंगे। वैद्य जी थे, हैं और रहेंगे। अंग्रेजों के ज़माने में वे अंग्रेजों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। देसी हुकूमत के दिनों में वे देसी हाकिमों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे। वे देश के पुराने सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिनों में जब देश को जापान से खतरा पैदा हो गया था, उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती कराए। अब जरूरत पड़ने पर रातों रात वे अपने राजनीतिक गुट में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते थे। पहले भी वे जनता की सेवा, जज की इजलास में जूरी और असेसर बनकर, दीवानी के मुकदमे में जायदादों के सुपुर्दगार होकर और गांव के जमींदारों में लंबादार के रूप में करते थे। अब वे कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। वास्तव में इन पदों पर काम करना जानते थे, क्योंकि उन्हें पदों का लालच न था, पर उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कामों को निभाने वाला कोई आदमी ही न था। और वहाँ जितने नवयुवक थे, वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे, इसीलिए उन्हें बुढ़ापे में इन पदों को संभालना पड़ा था। बुढ़ापा, वैद्य जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ अर्थमेटिक की मजबूरी के कारण करना पड़ा, क्योंकि गिनती में उनकी उम्र 62 साल हो गई थी। पर राजधानियों में रहकर देश सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुषों की तरह वे भी उम्र के बावजूद बूढ़े नहीं हुए थे। और उन्हीं महापुरुषों की तरह वैद्य जी की यह प्रतिज्ञा थी कि हम बूढ़े तभी होंगे जबकि मर जाएंगे, और जब तक लोग हमें यकीन न दिला देंगे कि तुम मर गए हो, तब तक अपने को जीवित ही समझेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी की तरह अपनी राजनीतिक पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया था, क्योंकि वे वहां नया खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पर कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया था और उन्होंने मजबूर होना स्वीकार कर लिया था। वैद्य जी का एक पेशा वैद्यक का भी था। वैद्यक में उन्हें दो नुस्खे खास तौर से आते थे, गरीबों का मुफ्त इलाज और फायदा न हो तो दाम वापस। इन नुस्खों से दूसरों को जो आराम मिला वह तो दूसरी बात है, खुद वैद्य जी को भी आराम की कमी नहीं थी। उन्होंने रोगों के दो वर्ग बना रखे थे, प्रकट रोग और गुप्त रोग। वे प्रकट रोगों की प्रकट रूप से और गुप्त रोगों की गुप्त रोग से चिकित्सा करते थे। रोगों के मामले में उनकी एक यह थ्योरी थी कि सभी रोग ब्रह्मचर्य के नाश से पैदा होते हैं। कॉलेज के लड़कों का तेजहीन मरियल चेहरा देखकर वे प्रायः इस थ्योरी की बात करने लगते थे। अगर कोई कह देता कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी और अच्छी खुराक न मिलने से बिगड़ी हुई है, तो वे समझते थे कि वह घुमाकर ब्रह्मचर्य के महत्व को अस्वीकार कर रहा है। और चूंकि ब्रह्मचर्य को न मानने वाला बदचलन होता है, इसलिए गरीबी और खुराक की कमी की बात करने वाला भी बदचलन है। ब्रह्मचर्य के नाश का क्या नतीजा होता है, इस विषय पर वे बड़ा खौफनाक भाषण देते थे। सुकरात ने शायद उन्हें
या किसी दूसरे को बताया था कि जिंदगी में 3 बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचर्य का नाश करना हो तो पहले अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू का हाल वे इतने सचित्र ढंग से पेश करते थे कि लगता था ब्रह्मचर्य पर सुकरात उनके आज भी अवैतनिक सलाहकार हैं। उनकी राय में ब्रह्मचर्य न रखने से सबसे बड़ा हर्ज यह होता था कि आदमी बाद में चाहने पर भी ब्रह्मचर्य का नाश करने लायक नहीं रह जाता था। संक्षेप में उनकी राय थी कि ब्रह्मचर्य का नाश कर सकने के लिए ब्रह्मचर्य का नाश न होने देना चाहिए। उनके इन भाषणों को सुनकर कॉलेज के 3/4 लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे, पर उन्होंने एक साथ आत्महत्या न की थी, क्योंकि वैद्य जी के दवाखाने का एक विज्ञापन था, जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। आशा किसी लड़की का नाम होता तब भी लड़के यह विज्ञापन पढ़ के इतने उत्साहित न होते, पर वे जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर से आ रहा है, जो देखने में बकरी की लेनी जैसी है, पर पेट में जाते ही रगों में बिजली सी दौड़ाने लगती है। एक दिन उन्होंने रंगनाथ को भी ब्रह्मचर्य के लाभ समझाए। उन्होंने एक अजीब सा शरीर विज्ञान बताया, जिसके हिसाब से कई मन खाने से कुछ छटाक रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से कुछ और इस तरह आखिर में वीर्य की एक बूंद बनती है। उन्होंने साबित किया कि वीर्य की एक बूंद बनाने में जितना खर्च होता है उतना एक एटम बम बनाने में भी नहीं होता। रंगनाथ को जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज है तो वह वीर्य ही है। उन्होंने कहा कि वीर्य के 1000 दुश्मन हैं और सभी उसे लूटने पर आमादा हैं। अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर्य बचा ले जाए तो समझो पूरा चरित्र बचा ले गया। उनकी बातों से लगा कि पहले हिंदुस्तान में वीर रक्षा पर बड़ा जोर था, और एक जोर घी दूध की तो दूसरी ओर वीर की नदियां बहती थीं। उन्होंने आखिर में एक श्लोक पढ़ा, जिसका मतलब था कि वीर की एक बूंद गिरने से आदमी मर जाता है और एक बूंद उठा लेने से जिंदगी हासिल करता है। संस्कृत सुनते ही शनिचर ने हाथ जोड़कर कहा, जय भगवान की। उसने सिर जमीन पर टेक दिया और श्रद्धा के आवेग में अपना पिछला हिस्सा छत की ओर उठा दिया। वैद्य जी और भी जोश में आ गए और रंगनाथ से बोले, ब्रह्मचर्य के तेज का क्या कहना, कुछ दिन बाद शीशे में अपना मुंह देखना, तब ज्ञात होगा। रंगनाथ सिर हिलाकर अंदर जाने को खड़ा हुआ। अपने मामा के स्वभाव को वह पहले से जानता था। रूपन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे। उन पर वैद्य जी के भाषण का कोई असर न पड़ता था। उन्होंने रंगनाथ से फुसफुसाकर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, वह तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है।